आज हम संख्या पद्धति के नियमों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे और उन नियमों में हमारा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या वह सारी संख्याएं होती है जो गिनती की संख्याएं होती हैं, अर्थात काउंटिंग नंबर, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे गिनती की संख्याएं कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यह अनंत तक चला जाता है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, मतलब यह लगातार इसी तरीके से चलता रहे। तो ये सारी संख्याएं जो लिखी हुई हैं, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर। तो हम बताएं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की सारी संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते कंटिन्यू चलेंगे, तो ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जब इस प्राकृतिक संख्या में, जब इस प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो अब यह पूरी संरचना हमारा पूर्ण संख्या बन गया। अर्थात पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं निहित होती हैं। अगर जो कोई क्वेश्चन करता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है। अगर जो कोई क्वेश्चन करता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए, हम जब प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को लिखेंगे तो वह जीरो से स्टार्ट होगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तब जब हम 5 पूर्ण संख्याओं को लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4। ये हमारी 5 पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर जो कोई कहे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिखो, तुम लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये हमारी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये हमारी प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। जो हमारा प्राकृतिक संख्या 1 है, इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जिस संख्या का पूर्ववर्ती पूछा जाता है उस संख्या के पहले का संख्या। जैसे अगर जो हमसे पूछा जाए कि 5 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 5 के पहले कौन सी संख्या पड़ती है? 4। 5 का पूर्ववर्ती कौन है? 4। और अगर ये पूछे 5 का परवर्ती बताओ, 5 का परवर्ती, तो 5 के बाद वाली संख्या, 5 के बाद वाली संख्या कौन सी है? 6। तो 5 का परवर्ती 6 और 5 का पूर्ववर्ती 4। तो 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो जब हम पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में दर्शाने लगते हैं तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारी पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक। ये तो हमारी धनात्मक संख्याएं हैं, ये हमारी धनात्मक संख्याएं हैं, क्योंकि इन जितने भी अंक लिखे गए हैं इन सब के आगे प्लस माना जाता है। अगर जो कोई अंक लिखा है और उसके सामने कोई चिन्ह इंगित नहीं किया गया है तो उसके सामने प्लस माना जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 6, तो इसके आगे प्लस माना जाता है। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? धनात्मक संख्याएं हैं।
अब हम इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर देंगे। जैसे जब हम जीरो के बाएं तरफ चलेंगे तो हमको ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी। ऋणात्मक संख्याओं में जैसे सबसे पहले -1, -2, -3, -4 डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हो गई? ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई और ये संख्याएं धनात्मक हो गई। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक तथा शून्य तीनों संख्याएं होती हैं। तो अगर जो पूछा जाए कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो पूर्णांक संख्याएं कुल 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, और एक शून्य है, और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की हुई, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, शून्य और धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और ये तीनों प्रकार की संख्याएं मिलकर के पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। जीरो के बारे में बात करते हैं कि जीरो जो यह शून्य है, तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। कैसे? यदि हम जैसे जीरो को जो हम किसी अंक में जो जोड़ते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं कर पाता है, या जीरो को जब किसी संख्या से घटाते हैं तब भी वह उसके मान में परिवर्तन नहीं कर पाता है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, एक अंक लेते हैं 5 और इसमें जोड़ते हैं 0। जब हम 5 में 0 जोड़ते हैं तो यह आता है 5। यदि हम 5 में से -0 करते हैं तो भी यह आता है 5। अब देखो 5 में हम 0 जोड़ते हैं तो यह आता है 5, अर्थात 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर पाया 0। जब हम 5 से 0 को घटाते हैं तो भी यह आता है 5, अर्थात 5 के मान में 0 को घटाने से भी 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 0 एक न्यूट्रल नंबर है। 0 एक न्यूट्रल उदासीन संख्या है। यह इसीलिए यह 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। चलिए अगला देखते हैं हम सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? तो वे सारी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे सम संख्या हमारी कौन सी है? 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्याएं हमारी सम संख्याएं हैं। और अगर जो कोई कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, उन संख्याओं के अंत में यदि 0 दिया हो, 2 दिया है, 4 दिया है, 8, 6 दिया है या 8 दिया है, तो भी वह संख्या सम हो जाए। 0 के बारे में देखते हैं। 0 क्या एक सम संख्या है? 0, हाँ, 0 एक सम संख्या है। कैसे? हमने बताया कि वह सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वह सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे 0/2 लेते हैं। जब हम 0/2 लेते हैं तो यह कितना हो जाता है? 0। 0 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि 0 क्या है? एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। अच्छा, 0 को हम एक सम संख्या 2 से भाग दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसलिए यह सम संख्या हो गया। क्या अगर जो हम 0/3 करें, जो कि 3 एक विषम संख्या है, तो कितना, तो भी 0 आता है। तो क्या अब हम यह कहेंगे कि जो 3 है विषम संख्या है, इससे 0 में भाग दिए तो 0 आया, तो क्या अब 0 भी विषम हो गया? नहीं। हमको केवल यह देखना है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या होगी। बाकी वह 3 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो, हमको नहीं देखना है। हमको केवल इतना ही देखना है, यदि 2 से विभाजित है वह संख्या तो वह सम संख्या है, बस। चलिए अगला देखते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या ऑड नंबर विषम संख्या। तो वह सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो
वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वे विषम संख्याएं होती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाए वो तो सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ... इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये सारी संख्याएं विषम संख्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। चलिए देखते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। हम अगला देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लेते हैं 5। अगर जो 5 के बारे में बात करते हैं कि क्या ये अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस 5 के कितने गुणनखंड हैं। तो 5 का पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 5। एक संख्या और लेते हैं 3। इसका पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 3। 29 लेते हैं। 29 का पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 29। 31 लेते हैं। इसका पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 31। एक संख्या और लेते हैं हम 17 ले लेते हैं। इसका पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 17। ये गुणनखंड मतलब किसी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं उस संख्या से जो संख्या होता है पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो 5 के कितने गुणनखंड हुए? 1 और 5। 3 के 1 और 3। 29 का 1 और 29। 31 का 1 और 31। 17 का 1 और 17। हम इनमें एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, और वह कॉमन क्या है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या का प्रथम गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड वही संख्या खुद। जैसे 5 का पहला गुणनखंड 1 दूसरा 5। 3 का पहला गुणनखंड 1 दूसरा 3। 29 का पहला 1 और दूसरा 29 खुद। 31 का पहला गुणनखंड 1 और 31 खुद दूसरा गुणनखंड। 17 का पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 17 खुद। तो इसमें हमने यह देखा कि अभाज्य संख्या वह होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और उन दोनों गुणनखंडों में पहला गुणनखंड 1 होता है और दूसरा गुणनखंड वह संख्या खुद होती है। अब इस तरह से हमारी जितनी भी संख्याएं हैं सब अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसे करते करते यह आगे चला जाएगा। तो 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के बाद जितनी भी संख्याएं मिलेंगी आपको, जितनी भी संख्याएं मिलेंगी सभी विषम अभाज्य संख्याएं होंगी। एक के बारे में देखते हैं। एक ना तो अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक
एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगर जो बात की जाए अभाज्य संख्या की तो 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से लेकर के 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं और इस तरह से 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो हम अभाज्य संख्या के बारे में बताएं कि वह संख्या जो जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या है, यानी भाज्य संख्या। तो वह सारी संख्याएं जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह सारी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या होता है। जैसे हम लिखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, ऐसे करते करते ये आगे चला जाएगा। भाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। देखते हैं कैसे। हम देखते हैं कि 4 यह भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो हम इसके गुणनखंडों के बारे में पता करते हैं। तो इसका पहला गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड 2 है और तीसरा गुणनखंड 4 है। अभाज्य संख्या होने के लिए केवल और केवल 2 गुणन होने चाहिए। अभाज्य संख्या होने के लिए केवल और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। अगर 2 गुणनखंड से ज़्यादा हो गया या कम हो गया, अगर जो 2 गुणनखंड से ज़्यादा हो गया तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं 4 की, तो देख रहे हैं इसमें 1, 2, 3 गुणनखंड हैं इसके, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या हो गया। एक संख्या और कोई ले लेते हैं, 9 का देखते हैं। 9 का पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 3 और तीसरा गुणनखंड 9। 2 गुणनखंड से ज़्यादा हो गए इसलिए 9 एक भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सब एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 होती है। अगला देखते हैं सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर या HCF केवल 1 हो, तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लेते हैं 3 और 5, क्या ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखते हैं, हमने बोला कि वह दो अभाज्य संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, वह सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे 3 का हम गुणनखंड देखते हैं तो इसका एक गुणनखंड 1 है और दूसरा गुणनखंड 3 है। 5 का देखते हैं तो इसका एक गुणनखंड 1 और फिर दूसरा गुणनखंड 5 है। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, मतलब जो 3 में भी आए, 3 वाले में भी आए और जो 5 वाले गुणनखंड में भी आए। तो इसमें कॉमन है, देखो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, केवल एक ही है और इसके बाद कोई और संख्या, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं है। मतलब कॉमन के रूप में केवल 1 होना चाहिए और दोनों में देखो केवल कॉमन 1 ही है, इसलिए 3 और 5 हमारा सह अभाज्य संख्या है। अगला देखते हैं, एक संख्या और देखते हैं, मान ले लेते हैं 5 और अगला 11 और 13 ले लेते हैं। क्या यह अभाज्य संख्या है, तो इसका कॉमन फैक्टर देखते हैं। 11 का कौन सा है, 1, इसका 11 का गुणनखंड पहला 1, दूसरा 11। 13 का गुणनखंड कौन सा है, 1 और 13। दोनों में कॉमन कौन सा है गुणनखंड, दोनों में कॉमन गुणनखंड कौन सा है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें है। मतलब कॉमन गुणनखंड केवल 1 है, इसलिए 11 और 13 भी हमारा सह अभाज्य संख्या होगा। सह अभाज्य संख्या मतलब समझ गए कि क्या होता है। सह अभाज्य संख्या जिसका कॉमन फैक्टर, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अगला देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या।
जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या मीन्स ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। इसी तरह से सहअभाज्य संख्या भी होता है कि उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है, केवल दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आता है। इसमें भी दो संख्याओं के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, लेकिन उन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं 3 और 5। अगर जो इसके बारे में बात करें कि क्या यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 3 का कितना गुणनखंड है, 1 और 3। 5 का कितना है, 1 और 5। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा आता है 1। यहाँ तक तो ऐसे लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए इसको भी देखा जाएगा कि 3 और 5 में कितने का अंतर है। तो 3 और 5 के बीच में अंतर 2 का है। अगर जो अंतर दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 2 का रहेगा तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। तो देखो 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। इसलिए 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या है। एक संख्या और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 11 और 13। 11 का गुणनखंड 1, 11। 13 का गुणनखंड 1 और 13। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया, 1। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2। यानी 11 और 13 भी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। एक संख्या और लेते हैं, जैसे हम एक अन्य संख्या लेकर के देखते हैं कि जैसे 5 ले लिए और 11 ले लिए, और इसके बारे में बात करते हैं क्या ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं 5 का कॉमन गुणनखंड, 5 का गुणनखंड क्या है, 1 और 5। 11 का गुणनखंड कितना है, 1 और 11। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 1, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। लेकिन यहाँ तक ये 5 और 11 अभी तक तो यह पता चला कि ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए यह भी देखा जाएगा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5-6 का अंतर है। तो क्या यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, नहीं। अगर जो 5 और 11 के बीच में अंतर 2 का आएगा तो ही यह जुड़वा अभाज्य संख्या होगी, अन्यथा अंतर कुछ और आएगा तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। यहाँ अंतर 6 का है, इसलिए 5 और 11 जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखते हैं हम। अच्छा, जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में एक चीज़ और कि 1 सेकंड, जुड़वा अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 17, 19 और 29, 31, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 और 73। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 से लेकर के 100 तक कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अगला देखते हैं हम परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसको कहेंगे? तो रेशनल नंबर उन सभी संख्याओं को कहेंगे जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। और कंडीशन यहाँ पर यह है कि Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 ना होने पाए। P/Q वह संख्या जिसे P/Q अर्थात P अंश और Q हर
जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए, वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए वह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन कंडीशन इसको भी फॉलो करना चाहिए, जो हर है यानी क्यू है, हर है, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो हर का मान 0 नहीं है तो वह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 2/3 यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? देखो 2 p के रूप में है और 3 q के रूप में है, और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं है। q किसके बराबर है? 3 के बराबर है, जो p/q के रूप में है और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए 2/3 एक परिमेय संख्या है। तो सारी संख्याएं जो जैसे 5/7, 11/13, 19/27, ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? ये सभी परिमेय संख्या होती हैं। जो हमारा ऋणात्मक संख्याएं होती है, जैसे 5/-5/9 यह भी परिमेय संख्या है, -7/12 यह भी परिमेय संख्या है। मतलब ऋणात्मक संख्याएं जो आएंगी वो भी एक प्रकार की परिमेय संख्याएं होंगी। अच्छा, अगर जो हम बात करते हैं कि अगर जो यहाँ पर लिख देते हैं 6 और पूछते बताओ कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कैसे परिमेय संख्या हो गया? ये कहाँ p/q को फॉलो कर रहा है? परिमेय संख्या होने के लिए, रैशनल नंबर होने के लिए अंश और हर दोनों होना जरूरी है। तो इसमें तो केवल 6 है, इसका हर कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम इसके हर के रूप में 1 लिख सकते हैं। 6/1 6/1 लिखने पर भी यह 6 ही आएगा, 6 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम 6 को 6/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो यह p हो गया और यह q हो गया, अंश और हर के रूप में हो गया, मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इस तरह की जो सारी संख्या होती है, जैसे 5, 7, 11, 25, 70, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अगला, ये सभी परिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या करड़ी के अंदर है तो वह परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे करड़ी में दिया है 5, करड़ी में 7, करड़ी में 15, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। एक है पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह अंश और हर के रूप में व्यवस्थित है, इसलिए इसको हम एक परिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, करड़ी में अगर जो पूछा जाए करड़ी में 16 यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ यह एक परिमेय संख्या है। हम कहेंगे ये कैसे? अभी तो देखा है कि जो करड़ी में होता है वह परिमेय संख्या नहीं होता है, तो यह करड़ी में 16 कैसे परिमेय संख्या हो गया? परिमेय संख्या हुआ है यह इस प्रकार हो गया कि यदि करड़ी के अंदर कोई ऐसी संख्या हो, यदि करड़ी के अंदर कोई ऐसी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि जब इसका मान हम हल करेंगे तो यह आएगा 7, और जब इसका मान हल करेंगे तो वह आएगा 4। तो जो 4 है, 7 है, अभी हमने ऊपर बताया कि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। थैंक यू।